मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इज़राइल और हमास को लेकर। आखिर क्या वजह थी कि हमास जैसे मिलिटेंट्स को इतनी व्यापक स्तर पर युद्ध करने की आवश्यकता पड़ गई। इतना बड़ा नरसंहार या फिर क्या मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा जो कन्फ्रंटेशन किया है, उसके पीछे क्या कारण है। और ये भी देखेंगे कि जो हमास के द्वारा इजराइल पे जो अटैक किया गया वो सही है कि नहीं, और वैश्विक स्तर पर भारत के दृष्टिकोण से कितना सही है कितना नहीं। एक चीज़ बता दूं, अभी पिछले 1.5 साल से जिस प्रकार से यूरोप महाद्वीप के अंदर रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है, इनसे अभी हम उबर नहीं पा रहे थे। और इस वजह से आपने देखा होगा कि पूरा वैश्विक जगत इस दोनों देशों के युद्ध को लेकर, ऐसा नहीं है कि कुछ देश समझौता करना नहीं चाहें, पर ज़्यादा से ज़्यादा ने इसमें अपना अपना नहीं कहते हैं कि दूसरे के कंधे पर रखकर हथियार चलाना, तो वही कर रहे हैं। पश्चिमी कुछ देश ऐसे हैं और यूरोप के कुछ ऐसे कंट्री है जो कभी चाहते ही नहीं है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो। अब धीरे धीरे यूक्रेन जैसे देश को भी ये पता हो गया है कि कुछ देश अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मुझे झोंक दिए हैं। पहले ये आश्वासन देते हैं कि यूक्रेन तुम युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और हम तुम्हें अपने नाटो में, जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है सैन्य वाला, उसमें हम तुम्हें जगह देंगे। उसके बाद रसिया जैसे 5-6 देश तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और होता क्या है, वो चढ़ा देता है और ये चढ़ जाते हैं। आज की वो स्थिति है कि रसिया ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि यदि प्रत्यक्ष रूप से कोई भी देश सहयोग करेगा, किसी प्रकार का चाहे सहयोग हो, ऐसा सहयोग हो जिससे रूस को किसी प्रकार का नुकसान नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पे लग सकता है, वो उसे तबाह कर देगा। उसके बाद चाहे अमेरिका चाहे ब्रिटेन हो, जितने भी पीछे से यूक्रेन जैसे देश को सपोर्ट कर रहे थे, अब सब लोग सतर्क हो गए हैं। और कुछ लोगों ने पूरी तरह से आपूर्ति ठप कर दी कि भैया अब हमारे पास है नहीं है संसाधन, हम क्या आपको दें। तो दोस्तों, यही हुआ है। ठीक, अपना उल्लू किस प्रकार से लोग सीधा कर रहे थे, या फिर कहें अपनी ज़रूरत उनको दिखी कि यूक्रेन के माध्यम से पूरा हो सकता है, इसलिए इनको सपोर्ट किया जाए। आज की वो स्थिति है, कोई बचाने नहीं आ रहा है। यूक्रेन जैसा देश पूरी तरह से नेस्तानाबूद हो चुका है। और यदि रसिया चाह दे, बस वो उनको उनकी औकात दिलाना चाहता है। जो रूस है, औकात खाली दिखाना चाहता है कि तुम्हारी ये औकात नहीं, तो चाहे तो 2 दिन में वो ख़त्म कर दे। ठीक है, वो इस समय रेंग रहे हैं। और अब जो यूक्रेन के जो जेलेंस्की जी हैं, वहाँ के सर्वेसर्वा, वो समझ चुके हैं अब किसी का किसी प्रकार से सहयोग नहीं होगा। बस जितना चिल्लाना चिल्ला लिए, और लोगों की औकात हमने भी देख ली। इसीलिए यदि कोई आपको उकसाए, प्रलोभन दे, तो उसकी बातों में कभी नहीं आने का, नहीं तो ऐसे ही बर्बाद हो जाओगे। ठीक वही हुआ है। अब आपको बता दें, जो इजराइल और हमास के बीच जो इस समय युद्ध चल रहा है, इजराइल वर्सेस हमास, तो सबसे पहले हम इसकी कहानी जानते हैं। ठीक, लंबे समय से निर्वासित जीवन इजराइल के लोग जी रहे थे, जिन्हें यहूदी कहा जाता है। ठीक, और पश्चिमी देश, स्पेशली अमेरिका कनाडा वगैरह की बात करें, उसके बाद ब्रिटेन के, फ्रांस, जर्मनी के नौ करके फ्रांस, ब्रिटेन और कुछ यूरोप के कई सारे देश थे, जिनके सहयोग से यहाँ पे स्थापित किया जाता है इजराइल के अंदर यहूदियों को। और जो इजराइल है, ठीक है, जिस जगह पे इजराइल को बसाया गया, वो पहले फ़लस्तीन की जगह थी। ठीक, फ़लस्तीन की जगह थी। यहाँ पे कह सकते हैं इस्लाम जगत के लोग रहते थे, जो इस्लाम में श्रद्धा रखते हैं। स्पेशली हम बात करते हैं मुसलमानों की। तो ये लंबे समय से विवाद था। ये जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, ठीक, मिडिल एशिया के लोग हैं, इसका विरोध कर रहे थे कि आप वहाँ से लेकर यहाँ पे आप किस प्रकार से यहाँ पे आपने बसा दिया। तो ये 1947 में इजराइल को लाके बसाया जाता है। उससे पहले जो है ना, ये जो तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य था, ये सब इजराइल वगैरह उसी में था। तो फ़लस्तीन भाई विरोध करेगा, क्योंकि ये ज़मीनें हमारी हैं, आप ऐसे किसी को नहीं बसा सकते हैं। पर उस समय दबदबा था। ठीक, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे, जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। ठीक, उस समय अमेरिका जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश महाशक्ति के रूप में उभरे थे, रसिया जैसा देश महाशक्ति के रूप में उभरे थे। और जिस प्रकार से जापान को नेस्तानाबूद किया गया, सब लोगों ने देखा। नागासाकी और कौन था, नागासाकी, हिरोशिमा,
पर जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु बम गिराया, पूरी दुनिया सत्ते में आ गई थी और लोगों को पता चल गया था कि सुपर पावर यदि देखा जाए तो अमेरिका की क्या है। किसी हिम्मत नहीं थी बोलने की। हाँ, जब वो बसा के यहाँ से चले गए तो मात्र 12 घंटे के अंदर जो इसके निकटवर्ती थे, या कहें फ़लस्तीन, जॉर्डन, इन लोगों ने इसको ऊपर अटैक कर दिया मात्र 12 घंटे बाद। आपको बता दें, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ कि इतना जल्दी ये मजबूत हो गया, पर पश्चिमी और यूरोप के कुछ मजबूत देशों की वजह से 1 साल तक ये युद्ध किया। छुट-पुट युद्ध हुए, कुछ स्थायी रूप से युद्ध हुए। उसके बाद 1948 तक ये लगभग ख़त्म हो गया ये युद्ध, क्योंकि जो इसके ऊपर युद्ध किए थे, चढ़ाई किए थे, उनको अपनी औकात पता चल गई कि जीतना मुश्किल है, क्योंकि पश्चिमी देश तमाम तरह के हथियार, सैन्यकर्मी सब मुहैया करा रहे हैं, जो जिसकी आवश्यकता थी इजराइल को सब दे रहे थे। उसके बाद ये लोग समझ गए कि इससे जीतना संभव ही नहीं, असंभव भी है। उसके बाद 1948 में अपनी आज़ादी का ऐलान कर देता है, जो इजराइल जैसा देश है अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद हैं। और जो लड़ा था ना, कुछ ज़मीनें भी लोगों की छीन लिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद बता दें आपको क्या होता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार जो है फ़लस्तीन जो है कि युद्ध इजराइल से कर रहा है, ऐसे सैकड़ों युद्ध इससे किया गया है, पर पहली बार ऐसा हुआ कि हमास इतना बढ़िया बंदोबस्त करके इजराइल पे, सोचिए 20 मिनट के अंदर 5,000 जो है रॉकेट दाग देता है। ये आप इस चीज़ को महसूस करिए कि इतने ज़्यादा हथियार कहाँ से आई। और इजराइल का जो मोसाद है, ये दुनिया की सबसे टॉप में आती है, जो इसकी स्पाई एजेंसी है, जो खुफिया तंत्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अग्रेसिव है, पर इतना बड़ा संगठित रूप से हमला करते हैं। इस पॉलिसी की, इस कंस्पिरेसी की इजराइल की मोसाद को जानकारी नहीं होती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चूक है, सोचिए। और ये कहा जाता है कि इजराइल के अंदर किसी एक नागरिक को यदि आप मार दिए तो दुनिया के किसी मंगल ग्रह पे जाके छुप जाओगे ना, वहाँ से निकाल के आपको गोली मार देंगे। इतनी सारी उपलब्धियाँ होने के बाद भी इतना बड़ा नाकामी, यही वजह है कि आज इजराइल को किस प्रकार से इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब देखिए, एक बात बता दें, अभी तो भारतीय जो मुसलमान है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, भारत के गरम दल के लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ के पॉलिटिशियन क्या सोच रहे हैं, कहीं भारत जैसे देश को इसी के माध्यम से नीचा दिखाने का तो काम नहीं करेंगे। उन सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लिया जाए, उसके बाद हम बात करेंगे 1969 या 67 की बात है, ठीक है, 67 या 69 की बात है। एक बार फिर सोचिए, यदि एक देश के ऊपर युद्ध किया जाए तो उसकी स्थिति कितनी खराब की जा सकती है। और छोटा सा देश, मात्र केरल जितना बड़ा देश है इजराइल, और इस केरल जितना बड़ा देश इजराइल को 3 देश साथ में अटैक करते हैं। सोचिए, यदि किसी देश के ऊपर एक देश अटैक करता है तो कहाँ तक कमर तोड़ सकता है, पर 3 देश साथ में 1967 में इसके ऊपर युद्ध करते हैं। उसके बाद ये युद्ध इतना चर्चित था पूरी दुनिया में, इस युद्ध को 6 दिवसीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है, इजराइल जैसा देश, मिस्र था, फ़लस्तीन था, जॉर्डन था, ईरान भी था। फ़लस्तीन का तो नाम है, मतलब फ़लस्तीन के पास तो कोई संसाधन ही नहीं, लड़ेगा क्या। हाँ, पर एक चीज़ बता दें, इसमें मात्र 3 देशों का आप सहयोग नहीं कर सकते हैं। पीछे से जितने भी मुस्लिम देश थे इससे बहुत चिढ़ते हैं, ठीक। यरूशलेम वगैरह जो बहुत पवित्र धरती है, उसको कहा जाता है कि क्रिश्चियन के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, यहूदी के हिसाब से बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्या नाम था, यरूशलेम, कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में भूल जाती हैं, उसके लिए क्षमा करिएगा। उसके बाद सोचिए, इतने देशों का सहयोग होने के बावजूद भी 6 दिन में युद्ध जीत जाता है, और फ़लस्तीन हो चाहे मिस्र हो, इन लोगों की भी ज़मीन को कब्जा कर लेता है। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सभा होते हैं, बहुत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव आता, नहीं ये जगह खाली कर दो, इसने नहीं किया। उसके बाद सोचिए, इजराइल वही देश है जहाँ पे अनिवार्य है 2 से 4 साल आप जो है एज ए सोल्जर उस देश की सेवा में आप काम करेंगे।
यदि कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है तो वहाँ का परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सोल्जर है, हथियार तो उनके बाएं हाथ का खेल है। ये होनी चाहिए राष्ट्र के प्रति समर्पण, अपना कर्तव्य समझे। भारत जैसा देश थोड़ा खाली बस आंदोलन करेंगे, सरकार अस्थिर करेंगे, कहीं रेप करेंगे, ऐसी स्थिति वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो इतना कन्फ्रंटेशन कहीं जाति को लेकर। देवरिया की जब से मैं घटना सुना हूँ ना, मैं बहुत मतलब इतना हतोत्साहित हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत पीड़ा होती है कि आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर कुछ चंद नेता लोग किस प्रकार से। अब एक चीज़ बता दूँ, जैसे प्रेमचंद्र यादव जी की मौत हुई है, सारी चीज़ों को उठा के देखिए क्या स्थिति चल रही है भारत जैसे देश में। प्रेमचंद्र यादव की मौत होती है, उसमें अपनी रोटियां कौन सेक रहे हैं? जो नेता लोग हैं, जो जाति आधारित राजनीति करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम यादवों के नेता है, प्रेमचंद यादव का घर नहीं गिरना चाहिए। भैया अगर प्रेमचंद यादव को मारा गया है तो जो आपके परिवार के लोग हैं, जो समर्थक लोग हैं, एक बार जाके कंफर्म तो करना चाहिए था कौन मारा। यदि मारा भी है तो जो ब्राह्मण परिवार के जो 10 साल की 12 साल के लड़के हैं, उनकी क्या गलती है? उनकी पत्नी की क्या गलती है? आप जाके खड़े उनको डंडों से, धारदार हथियारों से पीट रहे हैं, काट रहे हैं, उसके बाद गोली चला दे रहे हैं। ये निर्मम तरीके से जो हत्या है ना, ये कोई जंगली ही कर सकता है, या तो जंगली भी नहीं कर सकता आज के समाज में। तो ऐसे लोगों को पूरी तरह से जेल होना चाहिए भैया। यहाँ नैतिकता का प्रश्न अलग है, पर इतनी बड़ी जो है गलती हुई है, उसमें प्रशासन का भी पूरी तरह से सहयोग है। प्रशासन पूरी तरह से किंकर्तव्य मूल वहाँ पे बना हुआ है, दर्शक बना हुआ है। राजस्व विभाग अपना अलग चोला थाम रही है। अरे जब आपको पता है कि ब्राह्मण परिवार से बार बार कहा जा रहा है कि सामने वाला बंदा जो कि दबंग है, मुझे मेरे प्राण कभी भी ले सकता है, तो कम से कम सिक्योरिटी तो उपलब्ध करानी चाहिए। तो नहीं, जब कांड हो जाएगा तब हम देखेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं। देखिए, इतना होने के बाद भी, इसके बाद भी 1967 के बाद भी सैकड़ों, मैं कहूँ ना, वही स्थिति है जैसे कश्मीर में आए दिन आतंकवादी आते हैं, वहाँ के नागरिकों को गोली मार देते हैं, बम ब्लास्ट करके सैनिकों को मार देते हैं। वही स्थिति आपके यहाँ बनी हुई थी इजराइल के अंदर, फलस्तीन के द्वारा। उसके बाद कहा जाने तो गाजा पट्टी उसके नज़दीक में है, एक तरह से सरहद का काम करता है। तो गाजा पट्टी में जो हमास है, वो लंबे समय से वहाँ पे सैन्य प्रशिक्षण ले रहा था, अपने लोगों को एकजुट कर रहा था। हमास क्या है? जो फलस्तीन के अंदर नागरिक हैं उन, या फिर कहें फलस्तीन का जो संचालन है, जैसे यहाँ पे सरकारें चला रही हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, वैसे वहाँ पे हमास है। हमास जो है फलस्तीन को चलाती है। फलस्तीन को 2-4 देश जो मुस्लिम कंट्री, वही जो है कि दर्जा दिए कि वो देश है, नहीं तो और कोई मुल्क दर्जा नहीं दिया कि ये भी एक देश है। ठीक है, नहीं तो अन्य देश जो है हमास को आतंकवादी ही मानते हैं। और उधर से था आपके हैं हिजबुल। ठीक है, हिजबुल जो है बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं हमास को, पूरा हथियार दे रहे हैं। हमास तुम इधर से अटैक करो, मैं इधर से करूं। ठीक, इससे क्या है, एशिया में, मध्य एशिया में स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण, बहुत ही खतरनाक है। अब सारे देश जो है अलर्ट हैं। ये वही देश है, फलस्तीन वही देश है जो सबसे पहले मानव बम बना के अपने आप को सामने कूद गया इजराइल वालों के पास, और पूरी दुनिया फिर इसको अडॉप्ट करने लगी। जो आतंकवादी गुट के लोग हैं वो ये अडॉप्ट करने लगे, भैया हम भी अपने दुश्मनों के ऊपर ऐसे ही अटैक करेंगे, बम पहनेंगे, कूद जाएंगे। ये स्थिति थी। और जो स्टोन पेल्टिंग है कश्मीर के अंदर, आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय जमाने के ऊपर किस प्रकार से कश्मीर के महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, ईट होता है ना, कंकड़ इटका उठा के मार रहे थे, कंकड़ पत्थर से मार रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है पत्थर को अब हथियार नहीं कह सकते हैं और बहुत बड़ा इसमें केस नहीं बनेगा। ये कहाँ से आया? ये फलस्तीन की देन है, ये हमास के लोगों की देन है। और ऐसे उग्र, ऐसे कट्टरपंथी, अलगाववादी, जंगली लोगों की यदि हम सहयोग करें तो कदापि नहीं। अब ये बताइए, हमास जाता है 7 अक्टूबर को, अटैक करता है इजराइल के अंदर। देखो, जो युद्ध होता है ना, युद्ध का तरीका होना चाहिए। जैसे हमारे महाभारत में, रामायण में लिखा गया है, जब वहाँ युद्ध होता है तो वहाँ के सैनिक लड़ते हैं। हाँ, अब जो पाएगा, किसान को मार दो, मजदूर को मार दो, महिलाओं को उठा के उनका यौन शोषण करो, रेप करो, बलात्कार करो, ये चीज़ें कभी भी मान्य नहीं होनी चाहिए। और हमास के लोगों ने ही किया। पैराग्लाइडिंग करके जैसे ही इजराइल के अंदर कूदते हैं, उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी गोली मारना स्टार्ट करते हैं।
क्या ये सही है? एक मिनट। ये पूरी तरह से गलत है। और इस प्रकार का जो कृत्य कौन कर सकता है? इस प्रकार का कृत्य कौन कर सकता है? आतंकवादी कर सकते हैं। और उसके बाद महिलाओं को उठा ले गए अपने क्षेत्र में, गाजा पट्टी ले चलो, इधर ले चलो, उधर ले चलो, वहीं पे सब कुछ होगा। इतनी निर्मम तरीके से मित्रों हत्याएं की जा रही हैं। आप बहुत दूर मत जाइए। मैं मानता हूं कि आप मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमान के नाते आप हमारे जैसे आतंकवादी संस्था को, आतंकवादी संगठन को आप सहयोग कर रहे हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, धर्म छोड़िए। यदि आपका परिवार, आपकी माँ, आपकी बहनें उस जगह होती, कोई आपकी माँ बहनों को आपकी नज़रों के सामने कोई आपका रेप करता, कोई गोली मार देता, आपको कैसा लगता? और आप अभी भी जाति धर्म की बात करें। जिस देश में है उसका शुक्रगुजार करिए और उस देश के प्रति आप जो कर्तव्यनिष्ठ रहिए। और देश दुनिया में क्या हो रहा है, सीरिया में भी तो ये हो रहा था। सीरिया इराक आपस में मर रहे थे, कट रहे थे। खाली हम प्रमुख हैं, हमारे धर्म प्रमुख हैं। शिया सुन्नी में वो स्थिति है। लखनऊ के अंदर भी युद्ध होता रहता है। जब उनका मजलिस होता है, एक दूसरे भिड़ जाते हैं, काट पीट डालते हैं। इतना कि यदि प्रशासन वहाँ पे ना अलर्ट हो तो मर कट जाएं। ये स्थिति है। इतना कम दिमाग है तुम लोगों का है। देखो, मेरा उद्देश्य आप लोगों को चीज़ों को पढ़ाना, पार्शियलिटी नहीं करना। बाज मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक पक्षपात को लेकर चलूँ। जो पक्ष बुरा करेगा, जो गलत करेगा, मैं सबको बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है, बेंजामिन नेतन्याहू जो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हम भारतीयों को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? यदि भारत को आज पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, आज चाइना से युद्ध हो जाए, भारत अगर एक फ़ोन कर दे, हाँ बेंजामिन नेतन्याहू जी कहाँ है भैया, ठीक है ठीक है, मुझे इतने हथियारों की आवश्यकता, तत्काल वो बंदा एक बार भी नहीं सोचेगा। तुरंत जितने भी हथियारों की आवश्यकता होगी, संसाधन की आवश्यकता होगी, यदि उसके पास है तो वो भेजेगा। इससे पहले कई बार जो है भारत के मतभेद रहे पाकिस्तान से। उस भारत के कुछ मिलिट्री गए, वहाँ मार के चले आए, सारी दुनिया खिलाफ थी। पर ये बंदा क्या बोला, ठीक है हम देंगे तुम्हें हथियार। कई सारे छिटपुट युद्ध हुए। ये हमेशा सपोर्ट करता है इजराइल। और आज जब इजराइल के अंदर ये स्थितियाँ बनी हुई हैं तो हम जाति और धर्म नहीं देखेंगे, हम बॉर्डर नहीं देखेंगे, हम हमेशा उसका सहयोग करेंगे। और मैं वीडियो देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, वहाँ से जो उनके राजनयिक थे, जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हैं उनके समकालीन, वो कह रहे थे कि भारत जैसे देश का हमारे लिए वक्तव्य बोलकर योगदान देना वास्तव में हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इस चीज़ को समझिएगा। जब युद्ध होता है, जैसे अभी आपके गांव में किसी दूसरे व्यक्ति से मतभेद हो जाए, तो दोस्त आपका वही है जो आपके साथ खड़ा रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाके लाठी डंडे से वो मार करे, खाली इतना कह दे चार लोगों के सामने, फला व्यक्ति सही है, मैं उसके साथ हूँ, फलानवा गलत है। ये होना चाहिए। ये होती है यारी, दोस्ती। तो वही आज हमारी दोस्ती की आवश्यकता, क्योंकि उसने पल पल पे, जब भारत जैसा देश आंतरिक रूप से डिस्टर्ब था, तब उसने सहयोग किया। और जो हिजबुल उजबुल हैं साले, जो हमास का सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे नहीं है। जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, या फिर हमारे देश के अंदर बिल कोड की बात हो रही थी, ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी, तो ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। ये लोग हमारे देश के मुसलमानों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। इसके तो कुछ ऐसे मुस्लिम संगठनों से संगठन है, हिजबुल के, हमास के, जो भारत जैसे देश में कई बार आतंकी हमले कर चुके हैं। और यदि उनसे इनका संबंध है तो हमें सबसे पहले अपने देश को प्राथमिकता देनी चाहिए, हमें धर्म को नहीं देनी चाहिए। ये लोग क्या करेंगे, धर्म का सहारा लेकर हमें आपस में भड़काएंगे, बिगाड़ेंगे, हमारा जीवन बर्बाद करेंगे। और हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। हम ऐसे लोगों की हमेशा हमें आलोचना करना चाहिए। और मुझे शर्म आती है कुछ भारतीय मुसलमानों के लिए और कुछ भारतीय नेताओं को जो बांटने का काम करते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अटल जी ने कहा था कि फ़लस्तीनियों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, उनका वो घर है, उनका ये है। देखो, समय की मांग होती है, ठीक है, एक जैसा समय हमेशा नहीं रहता है। उस समय जो है हमारे इजराइल जैसे देश के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, और हम खुद कई आंतरिक कारणों से जूझ रहे थे। हमें जो है कुछ मुस्लिम कंट्री की आवश्यकता थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे, एक तरह से हमारे ऊपर दबाव था। इसलिए हमें ये सब करना था। एक मिनट दोस्तों, वीडियो बंद हो गया क्या?
नहीं चालू है, फ्लैश बंद हो गया है। तो उस समय हमें आवश्यकता थी, हमने किया। पर आज जो समय की मांग है, मुझे शर्म आ रही है कि लोग पोस्टर वोस्टर लेके निकल रहे हैं, जो पढ़े लिखे छात्र हैं। है फलस्तीन सही है, इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है। रात के अंधेरे में हजारों की संख्या में तुम लोग जाकर वहाँ की महिलाओं को मार रहे हो, सैनिकों को मारो, सिविलियन को मारो। सिविलियन को कौन मारता है बे? आपस में युद्ध को सिविलियन को मारोगे। और अब तो कह दिया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि याद रखना, हमास को मैं जिंदा गाड़ दूंगा। पूरे फलस्तीन में से जब तक एक एक हमास के गुर्गों को निकाल के गोली ना मार दूं, गाजा को मलबा में ना मिला दूं, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। पूरी दुनिया देखेगी। और जानते हैं इन लोगों को किसका जो है सहयोग है? हमास को, जिनके खांदे के मानते हैं, जिनके पास आर्मी ही नहीं है। का दुबई हुआ, ईरान हुआ, बहुत बड़ी तोप है क्या? अमेरिका जैसा देश जब चाहे, जिस देश के जितने भी मुस्लिम देश में आपको बता दूं, जिस राष्ट्रपति के वहाँ के नेता को, राजा को जब चाहे उठा के पकड़ के खा जाएगा। इराक में क्या हुआ? सबके सामने बगदादी को दे दिया फांसी। किसने क्या उखाड़ लिया? किसने कुछ नहीं किया। वही है अमेरिका। अमेरिका जैसे देश का सहयोग मतलब समझते हैं? किसका सहयोग नहीं है बताइए? रूस का सहयोग है, ब्रिटेन का सहयोग है, फ्रांस का सहयोग है, भारत जैसे देश का सहयोग है। सारे देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल यदि युद्ध भी करता है तो नैतिकता के आधार पर करता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। पर अब वो उग्र हो चुका है। आपने एक सोते हुए शेर को छेड़ दिया है। अब उसकी पहली प्राथमिकता है हमारे लोगों की, जो आपने खून बहाया है, जो हत्या किया है, उसकी भरपाई अब ऐसे होगी, मैं नेस्तानाबूद कर दूंगा। उधर से ही हिजबुल भाई जो है, जो हिजबुल ही नहीं कहेंगे, तमाम 50 जो है आतंकवादी संगठन अब जो है इनको पोषण देने का काम कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, पर कुछ कर नहीं पाएंगे। कर इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि एक चैन बना हुआ है। चैन के माध्यम से जितने भी यूरोप के और पश्चिमी देश हैं, सब हथियार भेज रहे हैं। कह रहे हैं अगर आपको सैनिकों की आवश्यकता होगी, हम सैनिकों को भी भेजें, क्योंकि इजराइल जो देश है, अमेरिका सीधा सीधा बोला कि ये मेरा प्रतिष्ठा है, ये मेरा सम्मान है। यदि इसको कुछ हो गया, समझ लो अमेरिका जैसे देश के ऊपर, अस्मिता के ऊपर किसी ने हाथ लगा दिया, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। इसलिए दोस्तों मैं बता दूं, बहुत ही दयनीय स्थिति होने वाली है, और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा हमास को। ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट करूं खुलेआम जो गोली दग 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 मार रहे हैं। और यदि भारत का, यदि आप हमास जैसे जो जिसने इजराइल के अंदर जो कृत्य किया है, यदि आप उसका समर्थन करते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक भारत देश में जितनी बार भी आतंकी हमले हुए, आप उनका भी समर्थन करना चाहिए, उसको भला बुरा नहीं करना चाहिए। कहिए कि हाँ आओ भारत में मारो, क्योंकि इस प्रकार के जो कृत्यों में शामिल है उसका कोई धर्म नहीं है। वो पागल हो गया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि फलस्तीन का एक एक लड़का, एक एक बच्चा फिदाइन है, स्वतंत्रता सेनानी है, कर्मचारी है, फलाना है। और ये लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत जैसे देश में लंबे समय से ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज शोषण कर रहे थे, उत्पीड़न कर रहे थे, फिर यहाँ के ही लोग उस पर आवाज़ उठाएं, क्रांतिकारी बने, उनको फांसी हुई, तब जाके भारत जैसे देश को आज़ादी मिली। वही फलस्तीन के लोग कर रहे हैं, वही हमास कर रहा है। अरे मूर्खों, किस दुनिया में हो? इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षित करो। शिक्षा का मतलब कट्टरपंथी नहीं होता। शिक्षा का मतलब ये होता है दुनिया के समृद्धि में उनका एफर्ट लगाओ, इस प्रकार की शिक्षा दें। मैं एक वीडियो देख रहा था कि पाकिस्तान का बच्चा क्या कर रहा कि मेरा जीवन का उद्देश्य मैं सेना में जाऊं, उसके बाद प्रत्येक भारतीयों को गोली से भूनूं। वहीं एक भारतीय लड़का रहता है जो कहता है, मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है संसार के लिए, टेक्नोलॉजी के प्रति, वो बताता है चंद्रयान 2008 का सफल क्यों नहीं हुआ। 2018 या 20 में भी हुआ था ना एक चंद्रयान 2, वो क्यों नहीं सफल हुआ। 2023 में जो चंद्रयान 3 था वो क्यों सफल हुआ, और हमारा कीर्तिमान कितना बड़ा। ये सीखो मूर्खों, ये सीखो, तब जाके कुछ करोगे। तो दोस्तों ओवरऑल आपने इसे समझा, गाजा पट्टी खत्म होने वाला है, ठीक है।
और इजराइल के बारे में आप लोगों को भी दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में, भाइयों में सबको बताएं और दिखाएं वास्तविकता क्या है। एक बार वीडियो देखेंगे सब समझ जाएगा, इसमें कुछ माथा पट्टी नहीं करना है, ठीक है। आसानी से देखिए और इस बात को याद रखिएगा, केहू के चढ़ौले मत चढ़ा, किसी के चढ़ाने से नहीं चढ़ा जाता है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने, यूरोप के देशों ने चढ़ाया, आज उसकी स्थिति बद से बदतर है। और यही हाल हमास, फलस्तीन को सारे मुस्लिम देश चढ़ा दिए। अरे कहाँ बैठे हो इतने साल से, चलो हमला कर दो, और हमला कर दिए, जिंदगी हो गई झंड। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।